अपने तो पाकिस्तान की सेना है तो भी घुसेंगे, अपने तो घुसना है बहुत जल्दी। अपने कश्मीर का आधा टुकड़ा उन्होंने ले रखा है, कश्मीर का आधा टुकड़ा ले रखा है, वो तो बहुत जल्दी लेना है, लेना तो पूरा पाकिस्तान ही है। क्योंकि अपने एक मराठा पेशवा हुए थे बाजीराव बल्लाल, कौन हुए थे? उन्होंने कहा था अटक से कटक तक भारत है। कहां से कहां तक भारत है? इसलिए यदि दुश्मन आपकी आंखें निकालने से ना माने, आपकी बातों से ना माने, तो लठ उठाए जाए। बिना लठों के दुश्मन मानने वाला, ये सब फर्जी बातें हैं। जब शांति का पालन करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। यदि युद्ध नहीं करने हैं, शांति का पालन नहीं करना है, तो फिर सेना हटा के देख लो। देखे जो पाकिस्तान की बाउंड्री पे आपकी सेना खड़ी है, उसको हटा के देख लो। पाकिस्तान शाम से पहले यदि पटियाला में आके खाना नहीं खा ले तो देख लेना। आप और मैं यदि यहां पर शांति से पढ़ पा रहे हैं, आप 3 बजे शांति से इस विश्वास से आ गए कि हमें बीच में कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, 7 बजे इस विश्वास से वापस चले जाएंगे घर पे कि हमें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। इसका एकमात्र कारण है कि आपकी सेना मुस्तैद है। जिस दिन आपकी सेना कमजोर पड़ेगी, आप घरों से निकलना बंद करेंगे, कि दुबक के बैठेंगे कि पता नहीं कब दुश्मन अटैक करेगा और कब आपको मार देगा। इसलिए युद्ध जरूरी है। हाँ? पाकिस्तान पाकिस्तान अपनी सेना हटाए तो हम घुस जाएंगे अंदर, बाकायदा घुसेंगे। अपने तो पाकिस्तान की सेना है तो भी घुसेंगे, अपने तो घुसना है बहुत जल्दी। अपने कश्मीर का आधा टुकड़ा उन्होंने ले रखा है, कश्मीर का आधा टुकड़ा ले रखा है, वो तो बहुत जल्दी लेना है, लेना तो पूरा पाकिस्तान ही है। क्योंकि अपने एक मराठा पेशवा हुए थे बाजीराव बल्लाल, कौन हुए थे? उन्होंने कहा था अटक से कटक तक भारत है। कहां से कहां तक भारत है? अटक सिंधु की सहायक नदी है सिंध में। जब तक अटक से कटक तक अपने पास नहीं है, तब तक बाजीराव बल्लाल की आत्मा तड़प रही है। बाजीराव ऊपर बैठे बैठे सोचते होंगे कि नित्य कितने निकम्मे पैदा करके आया हूं मैं, जिनमें एक में भी ये साहस नहीं है कि अटक से कटक तक भारत को एक किया जाए। तब हम पढ़ेंगे आगे कि पृथ्वीराज चौहान के एक ताऊ हुए थे विग्रहराज चतुर्थ। कौन हुए थे? पृथ्वीराज चौहान के एक ताऊ हुए, ताऊ का नाम क्या था? उनका एक अभिलेख मिलता है, टोपरा का अभिलेख। अभी मैं जिस अशोक के टोपरा अभिलेख की बात कर रहा था, उस टोपरा वाले अशोक के अभिलेख के नीचे विग्रहराज लिखवाते हैं कि मैंने दुश्मनों को मार मार के अटक के पार भगा दिया है। किसके पार भगा दिया? मैं चाहूंगा कि मेरे बेटे पोते पड़पोते दुश्मनों को अटक के अंदर ना घुसने दें। हम कैसे बेटे पोते पड़पोते हैं, कितने बेलखने हैं हम सारे, कि हम कहते हैं हमारा बॉर्डर बागा है। कोई पूछता है साहब भारत का बॉर्डर कौन सा, हम कहते हैं बागा बॉर्डर। ना, हमारा बॉर्डर बागा नहीं है, बॉर्डर अटक से कटक है। 47 में लाइन खींच दी गई होगी बाघा के अंदर, गलती की होगी हमारे पूर्वजों ने, सुधारी जाएगी। आज नहीं तो कल सुधारी जाएगी। कर्जा और बेर सपूत चुकाते हैं। क्या क्या दो चीजें? कर्जा और, यदि आप सपूत हो तो आपके पिताजी पे जितना कर्जा है आप चुकाओगे। आप कपूत हो तो पिताजी के मरने के बाद कह सकते हो कि मर गया, ले लो उससे जाके, मेरे पास तो नहीं है। सपूत होगा तो कहेगा नहीं, मेरे पिता के कर्जे का पाई पाई ब्याज समेत सूद समेत चुकाया जाएगा, भले मजदूरी करके चुकाऊं, बेच के चुकाऊं, पर पिता पर कर्जा नहीं रहना चाहिए। दुश्मनी, यदि पिता पर किसी भी प्रकार की दुश्मनी है तो बदला लिया जाए, वरना पिता की आत्मा तड़पती है। अपने ऊपर जितने पिता बैठे उन सबकी आत्माएं तड़प रही है कि बॉर्डर हमने क्या बना दिया है। शांति शांति से कुछ नहीं होता जी, युद्धों से ही सब कुछ संभव है। अशोक ने बाद में शांति स्थापित की। अशोक के टाइम में तो बात चल गई, क्योंकि अशोक शक्तिशाली आदमी था। अशोक ने भले युद्ध बंद कर दिया, पर लोगों को डरा डरा के रखा था। अशोक ने अपने अभिलेख में लिखवाया कि मैंने कलिंग में इतने लोगों को मारा है, इसलिए कोई बदमाशी मत करना, यदि किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की तो वैसे ही करूंगा। अशोक साफ साफ लिखवाता कि हथियार छोड़े हैं, चलाने नहीं भूला। यदि किसी ने फड़फड़ाहट की, मैं पांखड़े काट दूंगा एक एक। अशोक के टाइम में चला, उसके बेटे पोते पड़पोते के टाइम में ठीक ठाक चल चुला गया साम्राज्य। लेकिन जैसे जैसे राजा शांति की तरफ बढ़ते गए, अब साम्राज्य सिकुड़ता चला गया। वो साम्राज्य जो कभी अफगानिस्तान से लेके बंगाल की खाड़ी तक था, अब उस साम्राज्य में अफगानिस्तान वाली साइड से अंदर घुसने शुरू हुए लोग। इधर से दुश्मन अंदर आने लग गए। जब इधर से दुश्मन आने लगे, अब इनकी राजधानी है यहाँ पे पाटलिपुत्र, राजधानी बिहार में पड़ी पटना, आज का पाटलिपुत्र। यहां पर एक राजा है, उस राजा का नाम है बृहदर्थ। राजा कौन है? बृहदर्थ नाम करके राजा है। इस राजा का एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम है पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम है? और पुष्यमित्र शुंग एक दिन अपने राजा को बुलाता है, सेना को खड़ी करता है और कहता है, राजन, हमारी सेना, हमारी सीमाओं में यूनानी घुस गए हैं। कौन घुस गए?
यूनानी हमारी सीमाओं के अंदर घुस गए हैं। हुआ क्या था कि जब अपने भारत में नंद वंश का अधिकार हुआ करता, तब अपने इधर एक राजा था धनानंद। कौन राजा था? उसी टाइम में उधर से अटैक हो जाता सिकंदर का। किसका अटैक होता है? जिसको आप अलेक्जेंडर कहते हो या सिकंदर कहते हो, सिकंदर का अटैक होता है। सिकंदर वहां के यूरोप में एक देश का रहने वाला था, उस देश का नाम है मैसिडोनिया। कौन सा देश है? ग्रीस का पार्ट था। आज वो मैसिडोनिया किसी टाइम में ग्रीस देश हुआ करता, ग्रीस का पार्ट था। यूनान, जिसको आप यूनान बोलते हो, ग्रीस बोलते हो। सिकंदर ये सोच के निकला कि मैं दुनिया जीत लूंगा। दुनिया कितनी? दुनिया का मतलब उनके लिए इतना ही था, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, ऑस्ट्रेलिया को जानते नहीं थे, तो दुनिया का मतलब यही था। सिकंदर ये सोच के निकला था कि मैं ग्रीस से निकलूंगा, ग्रीस मतलब यूरोप, यूरोप में आसपास वाले जीतूंगा। इसके बाद मैं जाऊंगा मिस्र, इजिप्ट, अफ्रीका, अफ्रीका वाला जीतूंगा। फिर मैं घुसूंगा मध्य एशिया, मध्य एशिया जीतूंगा। फिर मध्य एशिया से मैं जाऊंगा इंडिया, इंडिया जीतूंगा। इंडिया से मैं जाऊंगा रशिया। उसको चाइना का पता ही नहीं था। उसको ये नहीं पता था कि इंडिया और रशिया के बीच में बहुत बड़ा देश चाइना भी आएगा। बोलेगा इंडिया, इंडिया से मैं जाऊंगा रशिया, और रशिया को जीते वापस यूरोप में आ जाऊंगा, ग्रीस, दुनिया को जीत ली, घूम जाऊंगा मैं इतना। अब वो वहां से चला भाई, अपने मैसेडोनिया से चला उधर से। उधर से जब वो रवाना होता, तो रवाना होते उसने इजिप्ट वाला यूरोप जीता, यूरोप जीतने के बाद इजिप्ट जीता, मध्य एशिया जीता, मध्य एशिया जीतने के बाद जो अफगानिस्तान में घुसा, यहां से उसको मुकाबला मिला। अब तक जब भी वो किसी राजा के सामने गया, राजा ने सरेंडर किया। राजा ने कहा भाई गलती हो गई, मेरा राज्य तू रख ले, मेरे लड़ने की हिम्मत नहीं। अफगानिस्तान के बाद जैसे जैसे वो इंडिया की तरफ बढ़ता है, उसको लोग मुकाबला करते हैं। अपने मालव लड़ रहे हैं, सिवी लड़ रहे हैं, आंभी लड़ रहा है, पोरस लड़ रहा है, अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पे लड़ रहे थे। पर सिकंदर जैसे तैसे करके हराता हराता अपने पंजाब तक आ गया। पंजाब में एक नदी पड़ती है व्यास। कौन सी नदी है? व्यास नदी तक सिकंदर आ गया। जब वो व्यास नदी तक पहुंचा ना, तो एक तो उसको इस पूरे क्षेत्र में मुकाबले करने पड़े, इसलिए उस सैनिक परेशान हो गए। उसके सैनिकों को लगा मरने लग गए। अब तक तो मजे आ रहे थे उनको, लड़ना ही नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे आके लड़ना पड़ा तो मरने लग गए। फिर उनको यहाँ पे आके पता चला अभी तो इंडिया शुरू हुआ है, इंडिया अभी तो इतना पड़ा है, फिर ये क्रॉस करेंगे तो इससे ट्रिपल पड़ा है चाइना, ये क्रॉस करेंगे तो इससे इतना ही आगे और कौन सा पड़ा है? रसिया। इसलिए यहां पर आने के बाद सिकंदर के सैनिकों ने सिकंदर को कहा कि एक भी कदम आगे गया टांगे तोड़ देंगे तेरी। इसलिए सिकंदर को सिकंदर के सैनिक वापस ले गए। जब सिकंदर यहां से वापस निकला, तो उसने ये जो इलाका था अपने इंडिया वाला इलाका जो उसने जीता था, जिस राजा से जीता उसको वापस दे दिया कि भाई पोरस से जीता, पोरस को दे दिया, आंबी से जीता, आंबी को दे दिया। पर ये जो इधर वाला इलाका था, अफगानिस्तान से आगे वाला इलाका, ये वाला इलाका उसने अपने सेनापतियों को बांटा, जो उसके खुद के सेनापति, यूनान के सेनापति थे। अपने ये किसी यूनान के सेनापति को दे दिया, ये यूनान के सेनापति को दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। यूं करता करता पीछे चला गया, रास्ते में जाते जाते वो मर गया। इधर सिकंदर मर गया, इधर अपने धनानंद को हटा के अपने आ गया चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आ गया? ये जो अफगानिस्तान वाला इलाका था, अफगानिस्तान और इधर ईरान वाला ये जो इलाका था, ये इलाका अपने को सेनापति को देके गया था। उस सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर्स। क्या नाम था? तो सेल्यूकस निकेटर को लगा यार वो तो आगे नहीं गया अफगानिस्तान वाले इलाके में, उसने वो था, उसने अफगानिस्तान वाले को उसने देखा गया, सिकंदर खुद तो आगे की तरफ नहीं गया, क्यों ना मैं आगे की तरफ जाऊं और इंडिया पे कब्जा कर लूं। इसलिए सेल्यूकस इंडिया की तरफ आने का प्रयास करता है। इधर चंद्रगुप्त मौर्य सामने आया, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बहुत ढंग से हराया, बहुत अच्छे से हराया। हराने के बाद में सेल्यूकस को कहा कि तुम्हारी बेटी की शादी की जाए मेरे से, और सेल्यूकस अपनी बेटी की शादी करता है, हेलन। किसकी शादी करता है? और हेलन से शादी में अफगानिस्तान दहेज में लेते हैं। अफगानिस्तान उनके पास चला गया था, अफगानिस्तान पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में लिया। अब वापस अफगानिस्तान से लेके यहां तक बाउंड्री इनकी थी। इसका मतलब अफगानिस्तान से इधर इधर इंडिया, हिंदू कुश की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? नाम ही हिंदू कुश है, तो हिंदुओं की पहाड़ियां, वो हिंदुस्तान की पहाड़ियां। यहां से आगे आगे यूनानी। अब चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली था, इसलिए इनको इधर इधर रखा। आगे उसके वंशज शक्तिशाली हुए, इनको इधर इधर रखा। जैसे जैसे वंशज कमजोर हुए, वो यूनानी जो इन क्षेत्रों में बैठे थे इंडिया की तरफ आ गए। वे यूनानी जो इंडिया की तरफ आ गए थे, उनको हम बोलते हैं इंडो ग्रीक। क्या बोलते हैं? उससे मित्र संग बृहदर्थ को कहता है कि राजन, हमारी सेनाओं, हमारी सीमाओं में यूनानियों की सेना घुस गई है, ग्रीक आर्मी घुस गई है, वो इंडिया की तरफ आ गए, हमें लड़ना चाहिए जाके। और बृहदर्थ ने कहा कि नहीं, हमने अहिंसा की नीति अपना ली, दूत भेजो और दूत भेजकर कहो कि शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार के आक्रमण ना करें। और पुष्यमित्र सिंह ने कहा कि ना, अब दूत भेजने से पार। वो भरी सेना के सामने बृहदर्थ को मार देता है, और बृहदर्थ को मारते सारी सेना ने नारे लगा दिए, अमरिंद्र बाहुबली की जय। और राजा वाली गद्दी पर कौन बैठ गया?
और जैसे पुष्यमित्र सुंग गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठते उसने कहा अब मैं करवाऊंगा अश्वमेध यज्ञ। क्या करवाऊंगा? वो अश्वमेध यज्ञ करवाता है, अश्व छोड़ा जाता है, जहां जहां तक हमारा अश्व जाएगा वो इलाका हमारा है। जैसे अश्व यहां पर पहुंचा, यूनानियों ने अश्व को पकड़ा, लेकिन पुष्यमित्र सुंग का पोता था वसुमित्र, वसुमित्र जाता है, यूनानियों को हराता है। एक बार भारत की सीमाएं पुनः उधर अफगानिस्तान की तरफ विस्तृत की जाती है। वो जो अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र सुंग करवा रहा था, उस अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित जी है पतंजलि। पुरोहित जी कौन है? इसलिए पतंजलि अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि यूनानी बहुत खराब लोग हैं, उन्होंने माध्यमिका पर आक्रमण कर दिया है। कहां पर आक्रमण कर दिया है? इसलिए कल हम पढ़ रहे थे कि माध्यमिका पर आक्रमण की जानकारी या माध्यमिका की जानकारी पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। पढ़ रहे थे हम। तो ये इंडो ग्रीक इधर आने लग गए थे। तो ये वो काल था भारत का मौर्यों के बाद का, जब मौर्य कमजोर पड़े। इस ऊपर वाले पूरे भारत के अंदर ही लफड़े हो गए। इंडो ग्रीक आ गए, थोड़े इलाके में शक आ गए, थोड़े इलाके में आ गए कुषाण, बाहर की जातियां अपने आ गई। जो अपना बीच वाला ये सेंट्रल इंडिया था, यहां पे सुंग आए मौर्यों को हरा के, फिर सुंग भी कमजोर पड़ गए तो इनको हरा के आगे कण्व, कण्व कमजोर पड़े तो इनको हरा के आगे सातवाहन। साउथ इंडिया अलग बैटिंग कर रहा है। साउथ इंडिया में आ गए इधर चेर, चोल, पांडे। कभी पूरे भारत में एक ही वंश था और उस वंश का नाम क्या था? मौर्य। इसलिए पूरे भारत को, उस काल को हम क्या बोलते हैं? मौर्य का। अब ऊपर पड़े इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, बीच में पड़े कण्व, सुंग और सातवाहन, इधर पड़े चेर, चोल और पांडे। अब नाम क्या दें? क्या ये चेर काल है, या चोल काल है, या सुंग काल है, या शक काल है, या कुषाण काल है? तो हमारे समझ नहीं आ रहा, अलग अलग भागों में टूटा हुआ है। तो हमने कहा इसका नाम दे दो मौर्यों के बाद का भारत। किसके बाद का भारत? इसलिए नाम पड़ा मौर्योत्तर काल। क्या नाम पड़ा? मौर्योत्तर काल। तो हेडिंग डाल दो मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य जेरा, पोस्ट मौर्य नेरा। समझ गए ना पोस्ट मौर्य नेरा क्यों कहा गया? क्योंकि एक कोई वंश था नहीं, अलग अलग वंश थे। तो मौर्य उत्तर का मतलब होता है बाद में, मौर्यों के बाद। पोस्ट का मतलब तो बाद में होता ही है। पोस्ट मौर्य नेरा, मौर्योत्तर काल। मैं अभी बता रहा हूं, इंडो ग्रीक अटैक करने लग गए थे, और इंडो ग्रीक में एक राजा है, उस राजा का नाम है मिनांडर। राजा का नाम क्या है? ये मिनांडर अपने माध्यमिका पर अटैक करता है। कहां पर अटैक करता है? लिखो। इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने माध्यमिका पर आक्रमण किया था। इंडो ग्रीक किंग मिनांडर अटैक्ड ऑन माध्यमिका। इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने, वे ग्रीक जो इंडिया की तरफ आ गए थे, क्या कहलाए थे? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने माध्यमिका पर आक्रमण किया था। इंडो ग्रीक किंग मिनांडर अटैक्ड ऑन माध्यमिका। इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने माध्यमिका पर आक्रमण किया था। इंडो ग्रीक किंग मिनांडर अटैक्ड ऑन माध्यमिका। इन इंडो ग्रीक के 28 सिक्के बेराट से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? कितने सिक्के? इन 28 में से 16 सिक्के इस मिनांडर के हैं। टोटल सिक्के कितने मिले हैं? 28। इनमें 16 किसके हैं? इसका मतलब यह है कि माध्यमिका पर अटैक करने के बाद हो सकता है बेराट तक उनका कब्जा हो गया, या ये हो सकता है बेराट में उनका व्यापार वाणिज्य। इसलिए बेराट में उनके क्या मिल रहे हैं अपने को? सिक्के। कितने सिक्के? 28। कितने सिक्के? 28 इंडो ग्रीक सिक्के। उनमें 16 अकेले कौन से राजा के? तो मिनांडर के टाइम में ज्यादा प्रभाव रहा होगा, बाद में थोड़ा कम प्रभाव आया होगा। देखो, हमें बेराट से 28 इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट 28 इंडो ग्रीक कॉइन्स फ्रॉम बेराट। हमें बेराट से 28 इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट 28 इंडो ग्रीक कॉइन्स फ्रॉम बेराट। हमें बेराट से 28 इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त होते हैं। स्टार लगाना, ये 2016 के प्री का क्वेश्चन था। हमें बेराट से 28 इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त होते हैं। वी गेट 28 इंडो ग्रीक कॉइन्स फ्रॉम बेराट, जिनमें से 16 मिनांडर के थे, या जिनमें से 16 मिनांडर के हैं। इन विच 16 कॉइन्स बिलोंग टू मिनांडर। इनमें से 16 सिक्के मिनांडर के हैं। इन विच 16 कॉइन्स बिलोंग टू मिनांडर। तो मौर्यों के बाद की एक जानकारी तो यह है कि इंडो ग्रीक अपने राजस्थान की तरफ भी आ गए, और राजस्थान में इंडो ग्रीक ने कहां अटैक कर दिया है? माध्यमिका। किसने अटैक किया है? मिनांडर। और मिनांडर के सिक्के कहां से मिलते हैं हमें? बेराट। टोटल सिक्के कितने हैं? 28।
उनमें मिनांडर के कितने हैं? अच्छा, इन सुंगों की, कण्वों की, ये सारी बातें होगी कौन से काल में होगी? मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में एक सेंटर अपने को भरतपुर में मिलता है, उस सेंटर का नाम है नोह। क्या नाम है? हेडिंग डालो नोह, इसी में मौर्योत्तर काल में हेडिंग डालो नोह। नोह भरतपुर में। नोह कहां पर है? भरतपुर। उत्खनन करता लिखो, एक्सकेवेटर रतन चंद्र अग्रवाल। नाम पढ़ रखा हमने? कहां का उत्खनन किया था पहले, कहां पढ़ा था नाम? आहड़। रतन चंद्र अग्रवाल। अब लिखो साक्ष्य, एविडेंसेस। नोह में क्या क्या एविडेंस मिलते हैं अपने को? लोहे की भट्टियां मिलती है एक, तो लिखो लोहे की भट्टियां, आयरन फर्नेसेस। लोहे की भट्टियां, आयरन फर्नेसेस। और क्या मिलता है अपने को? सुनना देखो, अपने है ना मौर्य काल के बाद में, अब मौर्य काल और मौर्य काल के बाद में इसमें अपने को देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती है, पुरुष महिला की मूर्तियां मिलती है। उन मूर्तियों को हमने दो नाम दे रखे हैं। पुरुषों की जो मूर्तियां मिली है उनको अपने बोलते हैं यक्ष की मूर्ति। क्या बोलते हैं? और जो महिलाओं की मूर्ति मिलती है उसको बोलते हैं यक्षिणी। क्या बोलते हैं? तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, पुरुष महिलाओं की जो भी मूर्तियां मिली उनको क्या कहा है? तो हमें नोहे से यक्ष की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? इसका मतलब पुरुष देवता की मूर्ति मिली है। देखो यक्ष की मूर्ति, यक्ष आइडल, यक्ष की मूर्ति। अब ये क्या पूरे भारत में ऐसी मूर्तियां मिली है, अलग अलग जगह उनके अलग अलग नाम दे दिए गए। अपने को नोहे में जो यक्ष की मूर्ति मिली है हमने उसका नाम दिया जाख बाबा। क्या नाम दिया? लिख लो कोष्टक में, जाख बाबा। जाख बाबा। अब कोई आपसे पूछेगा जाख बाबा नामक यक्ष की मूर्ति कहां से प्राप्त होती है? कहां से प्राप्त होती है? या कोई पूछेगा कि नोहे से जाख बाबा की मूर्ति मिली है, वास्तव में क्या है? यक्ष। या कोई पूछेगा नोहे से जो यक्ष की मूर्ति मिली उसका नाम क्या है? याद रह जाएगी। जाख बाबा क्या है? यक्ष। यक्ष की मूर्ति मिली है उसकी। अच्छा, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को देखेगा भाई किससे संबंधित है, कौन से राजाओं की टाइम की है? इसको देख के लगता है कि ये सुंगों से संबंधित है। किससे संबंधित है? आगे लिख लो, इसके डेस लगा के लिखो, सुंग काल से संबंधित। बिलोंग्स टू सुंगा एरा। मौर्यों में जो सुंग आए थे बाद में उनके टाइम की है। सुंग काल से संबंधित, बिलोंग्स टू सुंगा एरा। किससे संबंधित है? और मिले अपने को यहां पे कुषाणों के सिक्के मिले। किसके सिक्के मिले? लिख लो कुषाण सिक्के, कुषाण कॉइन्स। कुछ है? लोंग। लोंग कहां गया? नो है जगह है। मैं कह रहा हूं भरतपुर में जगह का नाम। कुषाण सिक्के, कौन से सिक्के मिले? कुषाण। कुषाणों में दो राजाओं के सिक्के मिले। एक राजा का नाम है वासुदेव, एक राजा का नाम है हुविस्क। लिख लो, वासुदेव तथा हुविस्क नामक राजाओं के सिक्के। कॉइन्स ऑफ किंग्स नेम्ड वासुदेव एंड हुविस्क। वासुदेव तथा हुविस्क नामक राजाओं के सिक्के। कॉइन्स ऑफ किंग्स नेम्ड वासुदेव एंड हुविस्क। वासुदेव तथा हुविस्क नामक राजाओं के सिक्के। नोहे से किसकी भट्टियां मिलती है? लोहे की। नोहे से किसकी मूर्ति मिली है? यक्ष की। उसको क्या कहा गया है? जाख बाबा। कौन से काल के? सुंग काल। किसके सिक्के मिले हैं? कुषाणों के। कुषाणों में कौन कौन से राजाओं के? वासुदेव और हुइस्क। कहां से मिले हैं सिक्के? नोहे से। नोहे कहां पड़ता है? भरतपुर में। और किसने उत्खनन किया? रतन चंद्र अग्रवाल। कौन से काल का सेंटर है ये? मौर्योत्तर काल। कौन से काल का? अगला लिखो, अगला सेंटर का नाम लिखो इसी में, रंग महल। रंग महल पड़ता है हनुमानगढ़ में।
रंगमहल कहां पड़ता है? हनुमानगढ़। उत्खनन करता एक मैडम आई थी स्वीडन से, लिखो उत्खनन करता डॉक्टर हन्ना रीड, एक्सकेवेटर। डॉक्टर हन्ना रीड कहां की थी? स्वीडन। कहां की थी डॉक्टर हन्ना रीड? स्वीडन। साक्ष्य लिखो, एविडेंसेस क्या क्या मिलते हैं। रंगमहल हनुमानगढ़ में एक जगह है, जिसका उत्खनन स्वीडन की एक मैडम ने किया था। मैडम का नाम क्या था उनका? डॉक्टर हन्ना रीड। अच्छा बताओ, देखिए हमें कालीबंगा में कैसे मृद भांड मिले थे? लाल रंग के, जिनपे कैसी धारियां हैं। यहां पर भी लाल रंग के मृद भांड है, उनपे काली धारियां हैं। कैसी धारियां? लिख लो, लाल रंग के मृद भांड जिन पर काली धारियां बनी हुई है। रेड अर्दनवेयर्स कवर्ड विद ब्लैक लाइंस। लाल रंग के मृद भांड जिन पर काली धारियां बनी हुई है। रेड अर्दनवेयर्स कवर्ड विद ब्लैक लाइंस। लाल रंग के मृद भांड जिन पर काली धारियां बनी हुई है। एक मूर्ति मिली है आपकी और मेरी, देखो गुरु शिष्य की मूर्ति। आपको लगा अपने कहां से आ गए? आइडल ऑफ गुरु शिष्य, गुरु शिष्य की मूर्ति। गुरु शिष्य की मूर्ति। और ये जो गुरु शिष्य की मूर्ति है ना, ये कुषाणों की टाइम की मूर्ति है। तो कोष्टक में लिख लो कुषाण काल, इसी कोष्टक में लिखना, या लिख लो कुषाणों से संबंधित, बिलोंग टू कुषाण्स। उनके ऐसी मूर्तियां बनती थी कुषाणों के, कुषाणों से संबंधित। तो कुषाणों से संबंधित गुरु शिष्य की मूर्ति कहां से मिली है? रंगमहल। रंगमहल कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में एक जनपद पड़ा था आज हमने आते, वो जनपद कौन सा था? योद्धे। कौन सा था? योद्धे ने किसको हराया था? बोले बड़ी बात, कुषाण पंजाब में रहते हैं, गंगानगर की तरफ आ रहे हैं, इसलिए योद्धियों ने उनको हरा दिया। पर इसका मतलब कुषाणों का इस क्षेत्र से लेना देना तो है, थोड़े बहुत आगे आए होंगे, हारे होंगे, तो इस जगह से उनकी चीज मिलना स्वाभाविक बात है। इसलिए रंग महल में उनके टाइम की एक मूर्ति मिलती है। कौन सी मूर्ति मिलती है? कौन सी मूर्ति है? गुरु। तो मौर्योत्तर काल की तीन ही बातें हैं अपने पास में। मौर्योत्तर काल की एक बात तो अपने पास में यह है कि मिनांडर ने कहां अटैक कर दिया था? माध्यमिका। कहां अटैक कर दिया? मिनांडर कौन से वंश का राजा है? इंडो ग्रीक। कौन से वंश का है? इंडो ग्रीक। क्यों कहते हैं इनको? वे ग्रीक जो इंडिया की तरफ आ गए, इसलिए क्या कहलाए? इंडो ग्रीक। राजा कौन है? कहां पर अटैक कर रहा है? इनके सिक्के कहां से मिल रहे हैं? बेराठ में टोटल कितने सिक्के मिले? उनमें मिनांडर के कितने? नोहे कहां पर पड़ता है? उसका उत्खनन किसने किया? किसकी बटियां मिली और किसका मूर्ति मिली? उसको क्या कहा गया? वो कौन से काल की है? सुंग। किससे संबंधित है? सुंगों से। और वहां से अपने को किस किस के सिक्के मिलते हैं? वासुदेव और होइस्क। वो कौन से वंश के? कुषाण। रंग महल कहां पर पड़ता है? उत्खनन किसने किया? डॉक्टर हन्ना रीड कहां की थी? और यहां से हमें कैसे मृद भांड मिलते हैं और जिन पे कैसी धारियां है, किसकी मूर्ति मिली है और वो किससे संबंधित है? मौर्यों ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था, सेंट्रलाइज इंडिया था, इसलिए बोलते हैं मौर्य काल। मौर्य काल के बाद में इंडिया टूट गया, डिसइंटीग्रेटेड इंडिया था, इसलिए हम बोलते हैं मौर्योत्तर काल। फिर एक वंश आता जो पूरे भारत को एक ही सूत्र में पिरो देता, गुप्त। कौन आता है? इसलिए अगला काल वापस क्या कहलाएगा? गुप्त काल। देखो गुप्त काल। गुप्ता एरा, गुप्त काल। अगला काल कौन सा आ गया? गुप्त काल, गुप्ता एरा। और गुप्त काल का एक जो बड़ा सेंटर था अपने राजस्थान में, वो अपने भरतपुर में एक जगह है, बयाना। कौन सी जगह? लिख लो, बयाना। गुप्तों में एक राजा हुआ था समुद्रगुप्त। कौन राजा हुआ था? उसने अपने बयाना पर कब्जा किया था। लिखो, समुद्रगुप्त ने बयाना पर अधिकार किया था। समुद्रगुप्त कैप्चर्ड बयाना। समुद्रगुप्त ने बयाना पर अधिकार किया था। समुद्रगुप्त कैप्चर्ड बयाना।
समुद्रगुप्त ने बयाना पर अधिकार किया था। अब भाई समुद्रगुप्त की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन सी राजधानी थी? मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बीच में जब शुंग और कण्व आए थे तब राजधानी को चेंज करके लेके आते हैं विदिशा। कहां पे लेके आते हैं? मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है। वापस से गुप्त आए तो राजधानी को वापस कहां पे ले गए? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र पड़ी है यहाँ, बयाना है यहाँ। क्या पाटलिपुत्र में आदमी कोई बैठ के बयाना कंट्रोल कर सकता है? जब तक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन नहीं था, इतना आसान नहीं था कंट्रोल करना। समुद्रगुप्त इस बात को जानता था, इसलिए समुद्रगुप्त यहां पर अपना एक बंदा छोड़ के चला गया। उसने कहा मैं, तू संभाल ले मेरी तरफ से। राजा अपने जो बंदे छोड़ा करते ऐसे, उनको बोलते सामंत। क्या बोलते? राजा के अंडर में जो लोग अलग अलग क्षेत्र संभालते थे उन लोगों को क्या बोला करते? आप यूं मान लीजिए कि यदि मोदी जी को आप प्रधानमंत्री मानते हैं तो अशोक जी उनके सामंत है ना भाई। मोदी जी भारत के मान लो राजा है, तो अशोक जी कह दिया भाई आप राजस्थान संभालो। मनोहर लाल खट्टर जी को कह दिया आप हरियाणा संभालो। भगवंत मान जी कह दिया आप पंजाब संभालो। बाबा को कह दिया आप यूपी संभालो। सब लोगों को अलग अलग बांट दिए, तो ये उनके क्या हो गए? क्या हो गए? क्या आप ये मान लीजिए अपने में, मान लो मैं राजा हूं, मैं कह दूं भाई ये इलाका फलाना संभाले, ये इलाका फलाना संभाले, ये इलाका फलाना, तो ये सारे सारे मेरे अंडर में क्या हो गए? तो राजा के अंडर में क्या होते? सामंत। तो बयाना वो एक बंदे को दे के गया, उस बंदे का नाम था विष्णुवर्धन। क्या नाम था बंदे का? विष्णुवर्धन को क्या दिया गया? तो विष्णुवर्धन किसका सामंत है? समुद्रगुप्त का। किसका सामंत है? कौन से क्षेत्र का? और विष्णुवर्धन की खुद का वंश था वरिक। कौन सा वंश था? तो विष्णुवर्धन कौन से वंश का था? विष्णुवर्धन का वंश वरिक रहा होगा। वरिक वंश के विष्णुवर्धन को समुद्रगुप्त ने कहां का सामंत बना दिया? लिख लो, वरिक वंश का विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन ऑफ वरिक डायनेस्टी। वरिक वंश का विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन ऑफ वरिक डायनेस्टी। वरिक वंश का विष्णुवर्धन, विष्णुवर्धन ऑफ वरिक डायनेस्टी। बयाना का सामंत था। बयाना का सामंत था, वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बयाना। बयाना का सामंत था, वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बयाना। वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बयाना। बयाना का सामंत था, वॉज फेडरल लॉर्ड ऑफ बयाना। कहां का सामंत था? किसकी तरफ से? समुद्रगुप्त। कहां का? तो इसने कहा भाई साहब अपने अंडर में बयाना है, तो इसने बयाना में एक पिलर बनवाया। पिलर को अपने यहां पे बोलते हैं लाट। क्या बोलते हैं? तो उस लाट का नाम रखा था भीम लाट। क्या नाम रखा? तो इसने बयाना में क्या बनवाई थी? भीम लाट। लाट का मतलब क्या होता है? पिलर, टावर लगवाया था। लिखो, इसने बयाना में भीम लाट का निर्माण करवाया। ही बिल्ट भीम लाट एट बयाना। इसने बयाना में भीम लाट का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट भीम लाट एट बयाना। इसने बयाना में भीम लाट का निर्माण करवाया था। He built भीम लाट एट बयाना। बयाना में क्या बनवाई थी? भीम लाट बनवाई थी। किसने? विष्णुवर्धन। जो कौन से वंश का है? अंडरलाइन करो वरिक के नीचे। पिछले 4 आरएस के पेपर में 2 बार सवाल है, वरिक वंश कौन सी जगह पर था? बयाना। कौन सी जगह पे था? और वरिक वंश का राजा कौन है या सामंत कौन है? विष्णुवर्धन। किस बंदे के अंडर में काम कर रहा है? विष्णुवर्धन। यहां पर क्या बनवा रहा है? भीमलाट। क्या बनवा रहा है? इसलिए भीमलाट का एक नाम और पड़ा, समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ। क्या नाम पड़ा? ये जो टावर लगा हुआ है ये वास्तव में इसलिए लगवाया गया कि समुद्रगुप्त ने इलाका जीत लिया, तो समुद्रगुप्त की तरफ से कौन सा उसका बंदा लगवा रहा है? विष्णुवर्धन। इसलिए इस बंदे का, इस टावर का नाम कर दो समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर ऑफ समुद्रगुप्त। लिखो, इसे समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विक्ट्री टावर ऑफ समुद्रगुप्त। इसे समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विक्ट्री टावर ऑफ समुद्रगुप्त। किसे कहा जाता है समुद्रगुप्त का? भीमलाट। इसे समुद्रगुप्त का विजय स्तंभ भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विक्ट्री टावर ऑफ समुद्रगुप्त। यह राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। इट इज फर्स्ट विक्ट्री टावर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। जीतने के बाद जो स्तंभ लगवाए जाए उनको क्या बोल देंगे? विजय स्तंभ। इट इज फर्स्ट विक्ट्री टावर ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। वापस समझना बात, बयाना कहां पड़ता है? भरतपुर। किसने जीता? कौन से बंदे को छोड़ के गया? विष्णुवर्धन। कौन से वंश का है? उसने क्या बनवाई?
उसे हम क्या कह सकते हो? समुद्रगुप्त का कह सकते हैं ना भाई। इस इलाके को जीता किसने था? समुद्रगुप्त। उसका बंदा टावर लगवा रहा है तो समुद्रगुप्त का क्या हो गया? विक्ट्री टावर। और ये राजस्थान का क्या है? तो एक तो गुप्तों का विजय स्तंभ बयाना में मिलता है, इसका मतलब बयाना उनका बड़ा सेंटर है, वरना यहां पर क्यों लगवाते वो अपना विक्ट्री टावर? एक और बड़ी जोरदार बात, 1948 का साल था। कौन सा साल था? आजादी के एक साल बाद भरतपुर के राजा शिकार करने के लिए गए हुए थे। राजा साहब के साथ में कई शिकारी और थे। घोड़े दौड़ रहे थे। अचानक एक दौड़ते घोड़े का पैर टकराया, टन आवाज आई कहीं से और जमीन धस गई अंदर। घोड़े का पैर बेचारे का जमीन के अंदर चला गया, घोड़ा गिर गया, घुड़सवार गिरा। अरे क्या हुआ क्या हुआ? फिर पता नहीं, जमीन धस गई, नीचे टन की आवाज आई, खुदाई की गई, बर्तन निकला एक, उसमें गुप्तों के सिक्के हैं 1921। कितने सिक्के हैं? भारत में गुप्तों के सिक्के यत्तर तत्तर कई जगह से मिले हैं, लेकिन सबसे अधिक सिक्के यदि किसी एक पर्टिकुलर जगह से मिले तो जगह बयाना है। वो जगह कौन सी है? बयाना में यदि गुप्तों के सिक्कों का इतना बड़ा ढेर मिल रहा है, इसका मतलब बयाना गुप्तों का एक बड़ा अड्डा है। तभी गुप्तों के सिक्के मिल रहे हैं, वरना गुप्तों के सिक्के क्यों मिलेंगे? भाई नगर में मालवों के 6000 सिक्के मिले तो हम कहते हैं नगर मालवों की क्या थी? राजधानी। तो यहां से गुप्तों के इतने सिक्के मिल रहे हैं तो हम जानते हैं कि बयाना राजधानी तो नहीं थी, क्योंकि राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। इसका मतलब बयाना बड़ा सेंटर तो है, राजस्थान साइड में तो बड़ा सेंटर है। कितने सिक्के मिले? कब मिले? 1948। कितने सिक्के मिलते हैं? बयाना के पास में एक गांव पड़ता है, वहां से सिक्के मिले। उस गांव का नाम है नगला छेल। क्या नाम है? तो यदि ऑप्शन में बयाना हो तो बयाना मान लेना, और नगला छेल हो तो भले ही नगला छेल। पास में शिकार खेलने गए थे तो पास में गांव कौन सा पड़ता है? लिख लो, नगला छेल नामक स्थान से, फ्रॉम प्लेस नेम नगला छेल, नगला छेल नामक स्थान से, फ्रॉम प्लेस नेम्ड नगला छेल, नगला छेल नामक स्थान से, फ्रॉम प्लेस नेम्ड नगला छेल। 1948 ईस्वी में 1921 गुप्त सिक्के प्राप्त हुए थे। We got 1921 Gupta coins in 1948 AD. We got 1921 Gupta coins in 1948 AD. 1948 ईस्वी में 1921 गुप्त सिक्के प्राप्त हुए थे। We got 1921 Gupta coins in 1948 AD. सिक्के कितने? कब मिले? कौन सी जगह से? गुप्तों के सिक्के एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में मिलना साफ साफ हमें दिखाता है कि गुप्तों का एक बड़ा सेंटर है। तो बयाना में गुप्तों की दो चीज है, एक तो गुप्तों का विजय स्तंभ है, एक गुप्तों के क्या मिले थे? सिक्के। विजय स्तंभ बनवाया किसने था? विष्णुवर्धन। किसकी तरफ से? समुद्रगुप्त। विष्णुवर्धन कौन से वंश का है? वरिक। वो इस टावर का नाम क्या देता है? भीमलाल। क्या नाम देता है? पहले बड़ी बात, कालांतर में जब गुप्तों का राज उधर से खत्म हो गया, अपने इधर कन्नौज में एक नया वंश आता है, प्रतिहार। कौन सा वंश आता है? और इधर एक प्रतिहारों में राजा होता है, उस राजा का नाम है लक्ष्मण सेन। प्रतिहारों में एक राजा, और उस राजा का नाम क्या है? और लक्ष्मण सेन की एक रानी है, उस रानी का नाम है चित्रलेखा। रानी का नाम क्या है? और चित्रलेखा ने बयाना में एक मंदिर बनवाया, उषा मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया? आप एक बार लिखो, फिर मैं समझाता हूं। लिखो, प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने, चित्रलेखा क्वीन ऑफ प्रतिहार किंग लक्ष्मण सेन, प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने, चित्रलेखा क्वीन ऑफ प्रतिहार किंग लक्ष्मण सेन, प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने, चित्रलेखा क्वीन ऑफ प्रतिहार किंग लक्ष्मण सेन, प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने, चित्रलेखा क्वीन ऑफ प्रतिहार किंग लक्ष्मण सेन, प्रतिहार राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट उषा टेम्पल एट बयाना। बयाना में उषा मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट उषा टेम्पल एट बयाना। बयाना में किसका निर्माण करवाया था? उषा मंदिर का। किसने? चित्रलेखा। किस राजा की रानी है? लक्ष्मण सेन। वो कौन से वंश का है? अब सुनिए, इस बात को छोड़िए, एक नई बात सुनिए। भगवान कृष्ण के एक पोते थे, उनका नाम था अनिरुद्ध। भगवान कृष्ण के पोते का नाम क्या था? किसके पोते हैं? भगवान कृष्ण के। क्या नाम था?
उन अनिरुद्ध की रानी का नाम था उषा। अनिरुद्ध की रानी का नाम क्या था? किसकी रानी है उषा? अनिरुद्ध कौन है? भगवान कृष्ण के पुत्र। ये उन उषा का मंदिर है। उषा मंदिर कौन उषा? तो उषा अनिरुद्ध की रानी है। किसकी रानी है? अनिरुद्ध कौन थे? तो भगवान कृष्ण के पोते हुए, उनका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की रानी का नाम क्या है? उषा। उन उषा का मंदिर कहां पर है? बयाना। किसने बनवाया? चित्रलेखा, जो किसकी रानी है? लक्ष्मण सेन, जो कौन से वंश के हैं? प्रतिहार रानी चित्रलेखा बयाना में उषा मंदिर बनवा के जाती है। कालांतर में जब दिल्ली आगरा में तुर्कों का कब्जा हुआ, तो तुर्कों ने बयाना के उषा मंदिर को तोड़कर यहां पर बना दी उषा मस्जिद। क्या बना दी? कालांतर में भरतपुर में जाट राजवंश आया, भरतपुर के जाटों ने वापस उषा मस्जिद को बदल कर दिया उषा मंदिर। तो पहले उषा मंदिर है, फिर उषा मस्जिद है, फिर उषा। तो पहले उषा मंदिर कौन बना के गया? फिर उषा तुर्क क्या बना देते हैं? फिर भरतपुर वाले जाट राजा क्या बना देते हैं? उषा कौन थी? अनिरुद्ध की रानी। अनिरुद्ध कौन थे? भगवान कृष्ण के पोते। दिमाग में बैठी बात? वापस सुनना। भगवान कृष्ण के पोते, उनका नाम है अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की रानी का नाम क्या है? उषा। उन उषा की एक सहेली है, उसका नाम है चित्रलेखा। उन उषा की एक सहेली, उसका नाम क्या है? भगवान कृष्ण के पोते, अनिरुद्ध की रानी, उषा की सहेली। कहानी वहीं खत्म। कालांतर में एक राजा होते हैं लक्ष्मण सेन, उनकी रानी का नाम भी है चित्रलेखा। और वो चित्रलेखा कहती है कि यार मेरे नाम की चित्रलेखा उषा की सहेली थी, तो क्यों ना उषा का मंदिर बनवाए। इसलिए ये वाली चित्रलेखा किसका मंदिर बनवा गई? इस वाली चित्रलेखा ने इसलिए उषा का मंदिर बनवा दिया कि चित्रलेखा नाम की एक महिला उषा की क्या थी? और वो उषा कौन थी? अनिरुद्ध की रानी। अनिरुद्ध कौन थे? पहले बड़ी बात है आपके। तो बयाना में दो तीन बातें याद रखनी बयाना की। ये तो बयाना के अंदर समुद्रगुप्त का क्या है? विजय स्तंभ। एक गुप्तों के क्या मिले यहां से? सिक्के। एक चित्रलेखा का क्या मिलता है यहां से? उषा। फिर कालांतर में जब मिडिवल आ गया था, मध्यकाल आ गया था अपने, तो मध्यकाल में बयाना एक चीज के लिए बड़ा फेमस रहा, नील की खेती। किसकी खेती? नील की खेती के लिए। तो कोई पूछेगा राजस्थान में कौन सी जगह नील की खेती के लिए फेमस रही थी? तो कौन सी जगह थी? लिखो। मध्यकाल में, इन मिडिवल एरा, मध्यकाल में इन मिडिवल एरा, मध्यकाल में मिडिवल एरा, बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना वॉज फेमस फॉर इंडिगो एग्रीकल्चर। बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना वॉज फेमस फॉर इंडिगो एग्रीकल्चर। क्या लिख? नील की खेती, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बयाना वॉज फेमस फॉर इंडिगो एग्रीकल्चर। तो बयाना के बारे में चार बातें याद रखनी है अपने को। समुद्रगुप्त का क्या मिलता है? विजय स्तंभ। गुप्तों के क्या मिलते हैं? सिक्के। उषा चित्रलेखा का क्या मिलता है? उषा मंदिर। खेती किसकी होती है? किसकी होती है? नील। एक जगह और लिखते हैं यहां से, एक जगह लिखो, अगली बयाना हो गया, एक जगह लिखो बाडोली। चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है। एक जगह बयाना, अगली जगह का नाम लिखो बाडोली। बाडोली कहां पड़ता है? चित्तौड़। अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि हूण, हूण एक वंश था, और हूण बौद्धों के मंदिर तोड़ दिया करते। किसके मंदिर तोड़ते? और हमने पढ़ा हूणों में एक राजा हुआ मिहिर कुल, और मिहिर कुल बौद्धों के कितने मंदिर तोड़ गया? 8। कहां से? बेराट। कहां से? बेराट। ऐसा कौन सा चीनी यात्री बताता है? हवेन सांग कहता है हूणों के मिहिर कुल ने 8 मठ बने हुए थे बेराट में, वो तोड़ दिए। तो मैंने अभी बताया कि हूण बौद्धों के शत्रु थे, पर किसके मंदिर बनवाते? किसके बनवाते? शिव। उसी हूण मिहिर कुल ने बाडोली के अंदर शिव मंदिर बनवाया। वो जो हूण मिहिर कुल है, जो कौन से मंदिर तोड़ के गया? बौद्ध मंदिर। कहां पे वो मंदिर बनवाता? कहां पर है? बाडोली। बाडोली कहां पड़ता है? किसका मंदिर बनवाता है? देखो, हूण राजा मिहिर कुल ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। हूणा किंग मिहिर कुल बिल्ट शिव टेंपल। हूण राजा मिहिर कुल ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। हूणा किंग मिहिर कुल बिल्ट शिव टेंपल। हूण राजा मिहिर कुल ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। हूणा किंग मिहिर कुल बिल्ट शिव टेंपल। एक कोटा के अंदर जगह, उसका नाम है चार चौमा।
चारचौमा लिखो, अगला सेंटर लिखो चारचौमा। एक सेंटर बयाना, एक सेंटर बारडोली, एक सेंटर कौन सा आ गया? चारचौमा। चारचौमा कहां पर है? कोटा। यहां पर भी एक शिव मंदिर बना हुआ है गुप्त काल का। किसने क्या बनवाया को ज्यादा जानकारी अपने पास है नहीं, लिख लो। यहां पर एक गुप्तकालीन शिव मंदिर बना हुआ है। शिव टेम्पल ऑफ गुप्ता एरा इज लोकेटेड हियर। ए शिव टेम्पल ऑफ गुप्ता एरा इज लोकेटेड हियर। यहां पर गुप्तकालीन शिव मंदिर बना हुआ है। ए शिव टेम्पल ऑफ गुप्ता एरा इज लोकेटेड हियर। गुप्तकालीन शिव मंदिर बना हुआ है कहां पे? चारचौक। बाकी कल पढ़ेंगे।